दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं आधुनिक काल पार्ट 5। आधुनिक काल हिंदी साहित्य के इतिहास का एक भाग है और एक बड़ा पार्ट है। हम चूंकि उसको विस्तार में आपको स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी। यूँ तो ये वीडियो लगभग उतनी बनेगी जितनी बननी है, लेकिन इस आधुनिक काल की वीडियो की बात कर रहे हैं, वो एक लंबा प्रोसेस चलेगा। इसकी करीबन 15-20 वीडियो बनेगी, तब जाके आधुनिक काल कंप्लीट होगा। तो खैर, जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य का अध्ययन विस्तार से हमारी वीडियो के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, वो इनका विस्तार से अध्ययन करें। बाकी हमने संक्षिप्त में भी आधुनिक काल को स्पष्ट किया है अलग वीडियो के माध्यम से। आइए तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। निवेदन ये है, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। प्रकरण 2, गद्य साहित्य का आविर्भाव। किस प्रकार हिंदी के नाम से नागरी अक्षरों में उर्दू ही लिखी जाने लगी थी, इसकी चर्चा बनारस अखबार के संबंध में हम कराए हैं। संवत 1913 में, अर्थात बल्वे के एक वर्ष पहले, राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। उस समय दूसरे विभागों के समान शिक्षा विभाग में भी मुसलमानों का जोर था, जिनके मन में भाखापन का डर बराबर समाया रहता था। वे इस बात से डरा करते थे कि नौकरी के लिए भाखा संस्कृत से लगाव रखने वाली हिंदी ने सीखनी पड़े। अतः उन्होंने पहले तो उर्दू के अतिरिक्त हिंदी की पढ़ाई की व्यवस्था का घोर विरोध किया। उनका कहना था कि जब अदालती कामों में उर्दू ही काम में लाई जाती है, तब एक और जबान का बोझ डालने से क्या लाभ, अर्थात हिंदी की आवश्यकता क्या है जब उर्दू का प्रचलन है। तो भाखा में हिंदुओं की कथा वार्ता आदि कहते सुन वे हिंदी को गंवारी बोली भी कहा करते थे। इस परिस्थिति में राजा शिव प्रसाद को हिंदी की रक्षा के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हिंदी का सवाल जब आता तब मुसलमान उसे मुश्किल जबान कहकर विरोध करते। अतः राजा साहब के लिए उस समय यही संभव दिखाई पड़ा कि जहाँ तक हो सके ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाए, जिसमें कुछ फारसी अरबी के चलते शब्द भी आए। उस समय साहित्य के कोर्स के लिए पुस्तकें नहीं थी। राजा साहब स्वयं तो पुस्तकें तैयार करने में लग गए। पंडित श्रीलाल और पंडित वंशीधर आदि अपने कई मित्रों को भी उन्होंने पुस्तकें लिखने में लगाया। राजा साहब ने पाठ्यक्रम में उपयोगी कई कहानियां आदि लिखी, जैसे राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृतांत, आलसियों का कोड़ा इत्यादि। संवत 1909 और 1919 के बीच शिक्षा संबंधी अनेक पुस्तकें हिंदी में निकली, जिनमें से कुछ का उल्लेख किया जाता है। पंडित वंशीधर ने, जो आगरा नॉर्मल स्कूल के मुदर्रिस थे, हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला था, जिसके हिंदी कॉलम का नाम भारत खंडामृत और उर्दू कॉलम का नाम आबे हयात था। उनकी लिखी पुस्तकों के नाम ये हैं: पुष्प वाटिका, गुलिस्तां के एक अंग का अनुवाद संवत 1909, भारतवर्षीय इतिहास संवत 1913, जीविका परिपाटी अर्थशास्त्र की पुस्तक संवत 1913, जगत वृत्तांत संवत 1915। पंडित श्रीलाल ने संवत 1909 में पत्र मालिका बनाई। गारसादा तासी ने इन्हें कई पुस्तकों का लेखक कहा है। बिहारी लाल ने गुलिस्तां के 8वें अध्याय का हिंदी अनुवाद संवत 1919 में किया। पंडित बद्रीलाल ने डॉक्टर बैलेंटाइन के परामर्श के अनुसार संवत 1919 में हितोपदेश का अनुवाद किया, जिसमें बहुत सी कथाएं छांट दी गई थी। उसी वर्ष सिद्धांत संग्रह, न्याय शास्त्र और उपदेश पुष्पावती नाम की 2 पुस्तकें और निकली थी।
यहाँ यह बात स्पष्ट कर देनी आवश्यक है, प्रारंभ में राजा साहब ने जो पुस्तकें लिखी वे बहुत ही चलती सरल हिंदी में थी, उनमें उर्दूपन नहीं भरा था जो उनकी पिछली किताबों इतिहास, तिमिर नाशक आदि में दिखाई पड़ता था। उदाहरण के लिए राजा भोज का सपना से कुछ अंश उद्धृत किए जाते हैं। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी महाराज भोज का नाम न सुना हो? उसकी महिमा और कीर्ति तो सारे जगत में व्याप रही है। बड़े बड़े महिपाल उसका नाम सुनते ही कांप उठते और बड़े बड़े भूपति उसके पांव पर अपना सिर नवाते। सेना उसकी समुद्र के तरंगों का नमूना और खजाना उसका सोने चांदी और रत्नों की खान से भी धुना। उसके दान ने राजा कर्ण को लोगों के जी से बुलाया और उसके न्याय ने विक्रम को भी लजाया। अपने मानव धर्मसार की भाषा उन्होंने अधिक संस्कृत गर्भित रखी है, इसका पता इस उद्धृत अंश से लगेगा। मनुस्मृति हिंदुओं का मुख्य धर्मशास्त्र है, उसको कोई भी हिंदू अप्रामाणिक नहीं कह सकता। वेद में लिखा है कि मनु जी ने जो कुछ कहा है उसे जीव के लिए औषधि समझना, और बृहस्पति लिखते हैं कि धर्मशास्त्राचार्यों में मनु जी सबसे प्रधान और अति मान्य हैं, क्योंकि उन्होंने अपने धर्मशास्त्र में संपूर्ण वेदों का तात्पर्य लिखा है। खेद की बात है कि हमारे देशवासी हिंदू कहला के अपने मानव धर्मशास्त्र को न जाने और सारे कार्य उसके विरुद्ध करें। मानव धर्म सार की भाषा राजा शिव प्रसाद की स्वीकृत भाषा नहीं है। प्रारंभ काल से ही वे ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का भी स्वच्छंद प्रयोग हो। यद्यपि अपने गुटका में जो साहित्य की पाठ्य पुस्तक थी उन्होंने थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ और सरल भाषा का भी आदर्श बनाया, पर संवत 1917 के पीछे उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा, जो बराबर बना क्या रहा, कुछ न कुछ बढ़ता ही गया। इसका कारण चाहे जो समझिए, या तो यह कहिए कि अधिकांश शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया, अथवा अंग्रेज अधिकारियों का रुख देखकर अधिकतर लोग शायद पिछले कारण को ही ठीक समझेंगे। जो हो, संवत 1917 के उपरांत जो इतिहास, भूगोल आदि की पुस्तकें राजा साहब ने लिखी उनकी भाषा बिल्कुल उर्दूपन लिए है। इतिहास तिमिर नाशक भाग 2 की अंग्रेजी भूमिका में जो संवत 1864 की लिखी है, राजा साहब ने साफ लिखा है कि मैंने बेताल पच्चीसी की भाषा का अनुकरण किया है। एक उदाहरण उसका हम रख रहे हैं। मे बी प्रोडेंट फॉर सेइंग ए फ्यू वर्ड्स हेयर टू दोज हु ऑलवेज रेंज द एक्सलेंस ऑफ पर्सन वर्ड्स, even those which have become our household word from our Hindi book, and use it in their stand Sanskrit. Word cut out of palace and sufficient of those coarse expression which can be tolerated only among a rustic population, have adopted to a Cretan extend the language of the बेताल पच्चीसी। लल्लू लाल जी के प्रसंग में यह कहा जा चुका है कि बेताल पच्चीसी की भाषा बिल्कुल उर्दू है। राजा साहब ने अपने इस उर्दू वाले पिछले सिद्धांत का भाषा का इतिहास नामक जिस लेख में निरूपण किया है, वही उनकी उस समय की भाषा का एक खास उदाहरण है। अतः उसका कुछ अंश नीचे दिया जाता है। हम लोगों को जहाँ तक बन पड़े चुनने में उन शब्दों को लेना चाहिए कि जो आम फहम और ख़ास पसंद हों, अर्थात जिनको ज़्यादा आदमी समझ सकते हैं और जो यहाँ के पढ़े लिखे आलिम फाजिल पंडित विद्वान की बोलचाल में छोड़े नहीं गए हैं। और जहाँ तक बन पड़े हम लोगों को हरगिज़ गैर मुल्क के शब्द काम में न लाने चाहिए और न संस्कृत की टकसाल कायम करके नए नए ऊपरी शब्दों के सिक्के जारी करने चाहिए, जब तक कि हम लोगों को उसके जारी करने की ज़रूरत न साबित हो जाए। अर्थात यह कि उस अर्थ का कोई शब्द हमारी ज़बान में नहीं है, या जो है अच्छा नहीं है, या कविताई की ज़रूरत या इल्मी ज़रूरत या कोई और ख़ास ज़रूरत साबित हो जाए। भाषा संबंधी जिस सिद्धांत का प्रतिपादन राजा साहब ने किया है उसके अनुकूल उनकी यह भाषा
कहाँ तक ठीक है पाठक आप समझ सकते हैं। आम फहम, खास पसंद, इल्मी ज़रूरत जनता के बीच प्रचलित शब्द कदापि नहीं है। फारसी के आलिम फाजिल चाहे ऐसे शब्द बोलते हों, पर संस्कृत हिंदी के पंडित विद्वान तो ऐसे शब्दों से कोसों दूर हैं। किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है, अतः साहित्य की भाषा उस संस्कृति का त्याग करके नहीं चल सकती। भाषा में जो रोचकता या शब्दों में जो सौंदर्य का भाव रहता है, वह देश की प्रकृति के अनुसार होता है। इस प्रवृत्ति के निर्माण में जिस प्रकार देश के प्राकृतिक रूप, रंग, आचार व्यवहार आदि का योग रहता है, उसी प्रकार परंपरा से चले आते हुए साहित्य का भी। संस्कृत शब्दों में थोड़े बहुत मेल से भाषा का जो रुचिकर साहित्यिक रूप हजारों वर्षों से चला आता था, उसके स्थान पर एक विदेशी रूप, रंग की भाषा गले में उतारना देश की प्रकृति के विरुद्ध था। यह प्रकृति विरुद्ध भाषा खटकी तो बहुत लोगों को होगी, पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। उन्होंने संवत 1918 में प्रजा हितैषी नाम का एक पत्र आगरे से निकाला और 1919 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद बहुत ही सरस और विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा हुई और भाषा के संबंध में मानो फिर से लोगों की आंखें खुली। राजा साहब ने उस समय इस प्रकार की भाषा जनता के सामने रखी। अनसुया होली प्रेमवदा से, सखी मैं भी इसी सोच विचार में हूँ, अब इससे कुछ पूछूंगी प्रकट। महात्मा तुम्हारे मधुर वचनों के विश्वास में आकर मेरा जी यह पूछने को चाहता है कि तुम किस राजवंश के भूषण हो और किस देश की प्रजा को विरह में व्याकुल छोड़ यहाँ पधारे हो। क्या कारण है जिससे तुमने अपने कोमल गात को कठिन तपोवन में आकर पीड़ित किया है। ये भाषा ठेठ और सरल होते हुए भी साहित्य में चिरकाल से विभृत संस्कृत के कुछ रसिक शब्द लिए हुए है। रघुवंश के गद्यानुवाद के प्राकथन में राजा लक्ष्मण सिंह जी ने भाषा के संबंध में अपना मत स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया है। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी फारसी के, परंतु कुछ अवश्य नहीं है कि अरबी पारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाए और न हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी पारसी के शब्द भरे हों। अब भारत की देश भाषाओं के अध्ययन की ओर इंग्लैंड के लोगों का भी ध्यान अच्छी तरह जा चुका था। उनमें जो अध्ययनशील और विवेकी थे, जो अखंड भारतीय साहित्य परंपरा और भाषा परंपरा से अभिज्ञ हो गए थे, उन पर अच्छी तरह प्रकट हो गया था कि उत्तरीय भारत की असली स्वाभाविक भाषा का स्वरूप क्या है। इन अंग्रेज विद्वानों में फ्रेडरिक पिंटाक का स्मरण हिंदी प्रेमियों को सदा बनाए ही रखना चाहिए। इनका जन्म संवत 1893 में इंग्लैंड में हुआ। उन्होंने प्रेस के कामों का बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त किया और अंत में लंदन की प्रसिद्ध एलन एंड कंपनी के विशाल छापे खाने के मैनेजर हुए। वहीं वे अपने जीवन के अंतिम दिनों के कुछ पहले तक शांतिपूर्वक रहकर भारतीय साहित्य और भारतीय जनहित के लिए बराबर उद्योग करते रहे। संस्कृत की चर्चा पिंटोक साहब लड़कपन से ही सुनते आते थे। इससे उन्होंने बहुत परिश्रम के साथ उसका अध्ययन किया। इसके उपरांत उन्होंने हिंदी और उर्दू का अभ्यास किया। इंग्लैंड में बैठे ही बैठे उन्होंने इन दोनों भाषाओं पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया कि इनमें लेख और पुस्तकें लिखने और अपने प्रेस में छापने लगे। यद्यपि उन्होंने उर्दू का भी अच्छा अभ्यास किया था, पर उन्हें इस बात का अच्छी तरह निश्चय हो गया कि यहाँ की परंपरागत प्रकृत भाषा हिंदी है, अतः जीवन भर ये उसी की सेवा और हित साधना में तत्पर रहे। उनके हिंदी लेखों, कविताओं और पुस्तकों की चर्चा आगे चलकर भारतेंदु काल के भीतर की जाएगी। संवत 1947 में उन्होंने उपयुक्त एलन कंपनी से संबंध तोड़ा और गिलबर्ट एंड रिविंगटन क्लर्कवेल लंदन नामक विख्यात व्यवसाय कार्यालय में पूर्वीय मंत्री, ओरिएंटल एडवाइजर एंड एक्सपर्ट नियुक्त हुए। उक्त कंपनी की ओर से एक व्यापार पत्र आइन सौदागरी उर्दू में निकलता था, जिसका संपादन पिंटाक साहब करते थे। उन्होंने उसमें कुछ पृष्ठ हिंदी के लिए भी रखे। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी के लेख वे ही लिखते थे।
लेखों के अतिरिक्त हिंदुस्तान में प्रकाशित होने वाले हिंदी समाचार पत्रों जैसे हिंदुस्तान, आर्य दर्पण, भारत मित्र से उद्धरण भी उस पत्र के हिंदी विभाग में रहते थे। तो विद्यार्थी व आधुनिक काल को हम जारी रखेंगे। अभी फिलहाल यहाँ थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आधुनिक काल की आगे की प्रक्रिया की हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो यहीं तक। वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।